देखिए, ये जो सवाल है कि धारा 370 पर बवाल आप क्यों हो रहा है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। स्वागत कर लेते डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़े हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोहित शर्मा जी हमारे साथ, पीडीपी प्रवक्ता हैं। अश्विनी हांडा साहब हैं, डीपीएपी प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी का रुख कर लेते हैं। निरंजन जी, देखिए, धारा 370 तो अब नहीं है, रद्द हो गई है, और अब अगर उसका जिक्र हो रहा है तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की मानसिकता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकती। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी चीज है, आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसके अंदर उसका अलग झंडा, अलग विधान, अलग संविधान, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको कम किया गया। और अब जब 2019 के अंदर इसकी धारा 370 भी वहां से रिवील कर ली गई, धारा 370 और 35 से रिवील कर ली गई। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में क्या जम्मू कश्मीर में सुधार नहीं हुआ है? किसी भी राज्य के लिए क्या चीज चाहिए? किसी भी राज्य के लिए चीज ये चाहिए कि भाई वहां की जनता के जीवन में सुख खुशहाली कैसे आए, उस राज्य का विकास कैसे हो, उस क्षेत्र की प्रगति कैसे हो। यही चीजें महत्वपूर्ण होती है ना। जब धारा 370 थी 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर और आज के जम्मू कश्मीर को आपको अंतर नजर नहीं आ रहा? उससे पहले जिस तरीके से सारे दिन वहां पे हड़ताल और ये जिसको कहते हैं बंद, और ये कभी पत्थरबाजी और जिस तरीके से आतंकवाद और घटनाएं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 75 वर्षों से 72 वर्षों से आप ये देखेंगे कि धारा 370 के साथ वाला जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा बजट जम्मू कश्मीर को जाता था। उसके बाद में वो पिछड़ क्यों गया? जो हमारे यहाँ धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और जिस तरीके से वहां पे पर्यटन उद्योग इतना फलता फूलता था, मैं 90 के दशक से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में कश्मीर इतना पीछे क्यों चला गया था? धारा 370 इतनी अच्छी होती तो वो तो देश का अग्रणी राज्य होता। और अगर हम पिछले 6 वर्षों की, यानी कि धारा 370 हटने के बाद के जम्मू कश्मीर को, जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में जम्मू कश्मीर के हम मूल्यांकन करें, तो आपने देखा होगा कि अभी दीपावली पे, उससे पहले 15 अगस्त पे, उससे पहले 26 जनवरी पे जिस तरीके से लाल चौक के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि भाई वहां पे जो मुहर्रम का जुलूस है वो कितना शांति प्रिय तरीके से वहां पे संपन्न हुआ। ये सारी की सारी चीजें क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? वहां जिस तरीके से जो बंदी का माहौल था, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू और जनता बंद और जनता जिस तरीके से परेशान थी, इससे पहले का जो धारा 370 वाला जो जम्मू कश्मीर है, कभी आपने देखा कि वहां पे 20 से 25% से ऊपर कोई मतदान हुआ था? लेकिन इस बार 60% का मतदान वहां पे जिस तरीके से हुआ, जनता बाहर निकली। क्या आप वही अलगाववाद, वही हुर्रियत का गरम दल, वही हुर्रियत का नरम दल, वही जिस तरीके से वो हुर्रियत वाले आपके और हमारी आंखों देखी बात बता रहा हूं कि जो हुर्रियत वाले आते थे, और जहां राष्ट्रपति बैठता है, जहां से संसद चलती है, जहां से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरे देश को और सरकारों को धमका करके जाया करते थे। क्या आप उसी युग को वापस लाना चाहते हैं? ठीक है। अरे आपको अब वहां पे जनता ने चुन करके सत्ता में लाए हैं, अब आप इस चीज की परवाह कीजिए कि जो विकास की गति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जनता के जीवन को और खुशहाल कैसे किया जाए, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जिसको कहते हैं कुपोषण को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज के ऊपर आप चर्चा कीजिए। आप वापस उसी राग पे आ गए जो राग पाकिस्तान पिछले 6 साल से उठाता हुआ आ रहा है, जो जिस तरीके से विश्व बिरादरी में भागता फिर रहा है। तो क्या आप किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको कम से कम आज राष्ट्र के साथ, जब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है विकास की दौड़ के अंदर, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर बराबर का भागीदार बन रहा है। आज वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। क्या आपको पसंद नहीं वो चीज? ठीक है सर, ठीक है। निरंजन जी, देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। कदाचित आज जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जब धारा 370 रिवील और 35 से रिवील करने के लिए वहां पे जब फोर्सेज लगाई गई थी और जिस तरीके से सबको नजरबंदी किया गया था, उसके बाद में किस तरीके का
प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जा रहा था कि कश्मीर के अंदर लोगों को हाईजैक कर दिया, फलाना कर दिया, उस टाइम भी जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी और उस समय डिबेट हो रही थी, तो मैं उस टाइम एक बात कहता था कि जब भी किसी महिला को प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा होती है, और वो जो प्रसव पीड़ा होती है वो ऐसी होती है कि आदमी को ऐसा लगता है कि इससे बुरा काम नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रसव संपन्न हो जाता है और उसके बाद में 1 महीने 1.5 महीने बाद में खुशहाल महिला अपने बच्चे को लेकर के घर से आती है, तो उसी घर में इतनी खुशियों का और इतना जिसको कहते हैं बड़ी खुशी का और उसके अंदर वो जो मातृत्व और वात्सल्य उत्पन्न होता है वो पूरा जीवन उसका संवर जाता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जब ये धारा 370 और 35 रिवील करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, फोर्सेज लगानी पड़ी, और जिस तरीके से नेट बंद किया गया, पहले ये कहा जा रहा था कि भाई पता नहीं वहां पे कितना मानवाधिकारों का हनन हुआ, आज जिस तरीके से वहां पे जो जिसको कहते हैं प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, और उसके बाद में चाहे आप लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, चाहे वर्तमान विधानसभा चुनाव की बात करें, कभी इतना मतदान हुआ, जनता इतनी मुखरता से और इतनी निडरता से कभी निकली है। इससे पहले तो जब भी चुनाव होते थे धारा 370 से पहले, 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, आतंकवादियों के होते थे कि अगर कोई वोट डालने जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, और लोग भय और आक्रांत के चक्कर में लोग वोट डालने से डरते थे। लेकिन इनको अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही। हाँ ठीक है, अभी वहां पे कुछ जिलों के अंदर वो समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फर्क जो आया है वो फर्क पड़ा है ना। आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं लाल चौक, अरे लाल चौक कैसे, जहां जो कश्मीर की राजधानी मानी जाती है, जो कश्मीर का मुकुट माना जाता है, जो कश्मीर का हार्ट माना जाता है, उसी से तो मूल्यांकन होगा कि भाई वहां पे क्या आज की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। और आप अगर किसी चीज को देखना ही नहीं चाहे, आप अगर जिसको कहते हैं सतुर मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को केवल रेत में धसाना चाहे, तो उसका इलाज तो मेरे हिसाब से हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और अब जब सरकार बन गई है, जनता ने किसी अपेक्षाओं से उम्मीदों से आपको जब वहां पे चुन करके सत्ता में बिठाया है, तो आज आपको देश के साथ रेस लगानी चाहिए, विकास की रेस लगानी चाहिए, जनता को कैसे फैसिलिटेट किया जाए उसकी रेस लगानी चाहिए, वहां पे शिक्षा से कैसे लड़ा जाए, वहां कुपोषण से कैसे लड़ा जाए, वहां गरीबी से कैसा लड़ा जाए। कि आप विशेष पैकेज की मांग कीजिए कि कश्मीर को हमारे को साथ में पूरे देश के साथ चलाने के लिए हमें फला चीज के सहयोग की आवश्यकता है। जबकि आप क्या कर रहे हैं, आप विरोध की और जिसको कहते हैं वैमनस्य की राजनीति, यानी ठीक है निरंजन जी, आपने सुना किस तरह के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं पर आप पर भी लग रहे हैं। मोनिका जी ऐसा है, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आपका जिस कलर का चश्मा है आपको वही दिखाई देगा। मुझे एक बात बताइए, चाहे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, चाहे मैं पीडीपी की बात करूं, और जब जम्मू कश्मीर पहुंच जाती है तो कांग्रेस की भी बात इसमें शामिल कर सकता हूं, कि जिनको आतंकवादियों में मुजाहिद नजर आते हैं, जिनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इनको समस्या नजर नहीं आती। आज तक कभी आपने पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुना है कि हमारे को जो हमारा एकीकृत कश्मीर था, यानी कि जो बिना बटा हुआ कश्मीर था, जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, उसको लेने की कोई तजवीज बिठाइए या उसके ऊपर प्रयास कीजिए। केवल और केवल इनका एक ही मकसद रहता है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, यानी कि रेफरेंडम करवाइए वहां पे। और जो वहां पे कश्मीर के अंदर जो कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ मुट्ठी भर जो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उनकी भाषा बोलते हैं। इनको जब बुरहान वानी में, इनको जब यासीन मलिक में, इनको जब आप ये समझ लीजिए मुजाहिद नजर आता है, इनको भारतीय सेना के अंदर जब गुंडे नजर आते हैं, भारतीय सेना का सेना अध्यक्ष जब इनको वहां पे या इनको जब ये लगता है, ये जब ये बात कहते हैं कि भारतीय सेना वहां लोगों पे जुल्म कर रही है, बलात्कार कर रही है, महिलाओं के साथ शोषण कर रही है, तो मैं ऐसे लोगों का क्या जवाब दूंगा। और ऐसे लोग अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो मुझे स्वीकार है, और एक बार नहीं 10 बार स्वीकार है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि सन 1950 के बाद में 2019 तक, इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को तमाम राज्यों से ज्यादा फंड मिला, विशेष राज्य का दर्जा था, तमाम पार्टियों की सरकारें रही, बहुत सारे कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए। मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370-35 से इतनी अच्छी, तो वहां की समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हुई तब तक? यानी कि 65 साल का समय कोई कम होता है किसी समस्या को समाप्त करने के लिए? तो आपको क्या लगता है धारा 370 का राग क्यों अलापा जा रहा है?
ठीक है निरंजन जी, अपनी बात रखे, अब ये बताइए अगर जी 20 सेकंड और दीजिए आप मुझे। उसके अलावा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारत के अंदर क्या काम? उसके ऊपर 550 करोड़ रुपए सालाना उनकी सिक्योरिटी पे, उनके रखरखाव के ऊपर ये सरकारें खर्च करती थी। और वो दिल्ली आकर के लुटियंस जोन के अंदर बैठ करके प्रेस क्लब उमर, कहाँ गए वो गिलानी, कहाँ गए वो सारे के सारे? क्योंकि देखिए सीधी सी बात, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कंटक हम जलते अंगारे, और हमारे यहाँ एक चीज और कहा जाती है। ठीक है, निरंजन जी का रुख कर लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे और बखूबी समझा भी पाएंगे इस बात को कि प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है। और अगर अश्विनी जी और सोहित जी कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे, तो स्ट्रगल किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? लगता है कि सारे के सारे दीवार स्वप्न है, लोगों को भरमाने की बात है। और ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष जिस दिन यानी कि कांग्रेस गठबंधन जिस दिन सत्ता में आएगा उस दिन 370 रिवील कर दे। मैं एक चुनौती देता हूँ आपके चैनल के ऊपर, एक बार राहुल गांधी जी से ये बात कहलवा के देखिए आप। महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव से पहले एक बार उनसे बयान दिलवाइए कि जिस दिन हम केंद्र में सत्ता में आए उस दिन हम 370 और 35 को दोबारा से वहां पे रिवाइव करेंगे। एक बार मेरी चुनौती है, एक बार कहलवा करके देखिए। वो समय चला गया जब मुन्ने था फांसे उड़ाया करते थे। अब ये भारत, अब ये जागृत भारत है और इनको ये चीज समझनी चाहिए कि अब आपको वहां की जनता ने जब सरकार में बिठाया है तो आप केवल वहां पे कुपोषण से लड़ने की बात कीजिए, वहां गरीबी से लड़ने की बात कीजिए, वहां अशिक्षा से लड़ने की बात कीजिए, वहां समस्याओं से लड़ने की बात कीजिए। अब आप अगर ये चाहते हैं कि केवल और केवल जनता को भरमाने में और जनता को बहकाने में आपका कोई लाभ है, तो मुझे लगता नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस प्रदेश के साथ है, आप उस जनता के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अफीम चटा करके वहां जो कुछ लोगों को बड़ा किया है, अब उनके दिन लग गए हैं। अब केवल और केवल राष्ट्रवाद, केवल और केवल भारतवाद, और आपको जब आप इन चीजों को समझेंगे तो वहां जनता भी इसको आत्मसात करेगी। और जनता मेरे हिसाब से आज जो वहां समस्याओं से जूझ रही है उस समस्याओं से भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर साबित करेगी। और अगर फिर भी इनके मन में किसी मतलब मैं दोबारा से चुनौती देता हूँ, एक बार राहुल गांधी जी से बयान दिलवा दीजिए 13 तारीख से पहले कि हम कश्मीर के ऊपर हमारा सीधा हमारा एजेंडा ये है। मैं मान जाऊंगा आपकी बात। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं क्षमा के साथ आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े अपनी राय रखी।